हाँ जी, ऑनलाइन वीडियो आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। ओके जी, तो सो फार हमने अपनी रिपोर्ट के एक्सपेक्ट्स के अंदर गोइंग कंसर्न शुरू किया था, और गोइंग कंसर्न में मैंने कहा था कि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट क्या फ्रेमवर्क बताता है? बताता है, फ्रेमवर्क बताता है जी, ये बात थी हमने। ओके अच्छा, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिटली बोलता है। अच्छा, पे हो सकता है कि कुछ फ्रेमवर्क ऐसे हों जो ये पंचायत ना करें, तो फिर नहीं, फिर भी नहीं, तो फिर मैनेजमेंट को करने की कोई नीड नहीं है। हाँ, पर बाज़ औक़ात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए जाते हैं वो बाय डिफॉल्ट अजर्ट कर रहे होते हैं कि ये कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, तो फिर उस केस में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसकी असेसमेंट को चैलेंज करें कि क्या वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है। अच्छा, फिर कहा गया कि ऑडिटर भाई साहब, आपकी तो सेकेंडरी जिम्मेदारी आती है, वो भी ये असेस करने के लिए कि मैनेजमेंट की असेसमेंट सही है या नहीं है। आपकी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करने की जिम्मेदारी नहीं है, उसकी असेसमेंट की एप्रोप्रिएटनेस को देखने की जिम्मेदारी है कि क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। अच्छा, तो हमने कहा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या कोई इशू है? उसने बोला रिस्क असेसमेंट करके। उसने कहा नॉर्मल रिस्क असेसमेंट के साथ साथ आपने अवेयर रहना है कि कुछ हालात वाकयात ऐसे होंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे कि ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, या हो सकता है कि कोई मसला हो, क्योंकि रिस्क है। तो हमने कहा था एडवर्स की रेशियोज हो सकते हैं, लॉस ऑफ की कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉई, और कुछ रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंसेस हो सकती हैं जो कि अल्टीमेटली, अच्छा क्या कोई ऐसा केस हो सकता है कि अगर हार जाओ तो कंपनी गई, तो वो भी मटीरियल अनसर्टेनिटी के जुमरे में आता है, नहीं गोइंग कंसर्न के जुमरे में आता है, रिस्क है। एग्रीड। फिर हमने ये सीखा, हमने कहा कि फिर मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी करते हो कि क्या आपने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की है। अगर वो कहते हैं हाँ, तो फिर दूसरा सवाल हमारा ये होता है कि क्या उसके अंदर आपको कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस मिले जो कि डाउट क्रिएट करें आपकी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पे। अच्छा, हमने फिर सवाल पूछा कि अगर आपने असेसमेंट की है और सामने से जवाब आता है असेसमेंट नहीं की, तो हम फिर बोलते हैं कि भाई फिर आपने गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स बनाए क्यों है और कैसे हैं, मतलब ये तो फिर बात लॉजिकल नहीं लगती है। फिर हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि असेसमेंट करो, ऐसा है। अच्छा, जब हमने उसको असेसमेंट करने को बोला तो उसने कहा कि यार हम अगले 6 महीने में, जो मेरी एग्जांपल थी, अगले 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया है कस्टमर के साथ, वो अगले 6 महीने हमसे परचेज करेगा। हम कहेंगे ये असेसमेंट हो गई 6 महीने की, व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? आपने ये देखना है कि भाई आगे क्या होगा, तो क्या आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी असेसमेंट को एक्सटेंड करो? अच्छा, जब हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम अपनी असेसमेंट को एक्सटेंड करो और उसने कर ली, तो क्या मैं उस पर एतमाद करूं या उसको चेक करूंगा? चेक करेंगे। वो कैसे करेंगे, अभी आते हैं उसके पास आगे। अच्छा, फिर मैंने कहा व्हाट इफ वो असेसमेंट करने को तैयार नहीं है, तो हम कहेंगे दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्कोप लिमिट, एंड वो भी ऑफ परवेजिव नेचर। एग्रीड। तो फिर आपको मुझसे बेहतर पता है कि आप फिर डिस्क्लेमर की तरफ जाएंगे और आप बोलेंगे ओपिनियन में दे ही नहीं सकता क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो क्या इसको मटीरियल अनसर्टेनिटी में बताएंगे? सर, मटीरियल अनसर्टेनिटी तो तब होती है जब आप कहेंगे गोइंग कंसर्न है, उसके बाद मटीरियल अनसर्टेनिटी की बात आती है आगे। एग्रीड। चलें, फिर हमने कहा था कि आगे जाके जब आपने इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुए तो आपको यह कहा गया, आप सुनिएगा, अब हमने क्या कहा था कि भाई मुझे इवेंट और कंडीशन मिल गए, यानी कुछ भी हो सकता है। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल कोड करता हूं, हम उसी पे ही बात करेंगे, तो आपने अभी फोकस होकर देखना है मेरे साथ। पहली एग्जाम्पल, आपको पता लगा कि आपकी बैंक की पेमेंट ड्यू हो गई है और आप उसको पे करने की इस्तात नहीं रखते, यानी आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है। एग्रीड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी बैंक की पेमेंट ड्यू हो गई है, आपके पास उसको पे करने की इस्तात नहीं है। ये आपको पता लगा हालात वाकयात से असेस करके, एनालाइज करके, आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखे नेगेटिव है। एग्रीड। आपका अभी करंट कैश बैलेंस दिख रहा है और करंट एसेट्स दिख रहे हैं जो कि पूरे भी रियलाइज कर लूं तब भी मिला के मैं अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ये एक हालात वाकयात दिख गए जो कि सजेस्ट कर रहे हैं कि रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। एग्रीड। मेरी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं मैनेजमेंट से बोलूं कि क्या तुमने कोई असेसमेंट की है। वो बोलेगा हाँ हमें पता है, तो मैं बोलूंगा अपना प्लान बताओ। क्या बताओ? प्लान बताओ। अच्छा, फिर मैं उस प्लान की इवैल्यूएशन करूंगा कि क्या वो प्लान वायबल है या नहीं है, या वो कंपनी को हेल्प करेगा टर्न अराउंड करने में।
कि वाकई हम वापस से उस पोजीशन पे आ जाएं कि हम अपनी कंपनी को चला सकते हैं। अब एक एक करके रीड करते हैं यहां पे अंग्रेजी। मैंने कहा आस्क मैनेजमेंट वेदर दे हैव परफॉर्म एनी असेसमेंट, इफ नो आस्क देम टू परफॉर्म। अगर तुम्हें कोई इवेंट और कंडीशन मिला है, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट और कंडीशंस, तो आप उसको बोल रहे हो भाई हमें कुछ पता लगा, तुमने कुछ देखा है। अब आगे, if there is any plan to mitigate those events or conditions that cast significant doubt on the entity's ability to continue as a perform audit procedures on those plans that the management has made to address, यानी रिस्क क्या है कि मैं पेमेंट ना कर पाऊं, मैनेजमेंट ने इसके अगेंस्ट में क्या बनाया होगा, प्लान। अच्छा अब एक एक करके देखते हैं यहां पे। अब हमें स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, मैं जेनरिक बात नहीं करूंगा, जेनरिक तो बहुत लिखा हुआ भी है बुक के अंदर, हम बात करेंगे स्पेसिफिक की। और बहुत टाइम हो गया एग्जामिनर इस एरिया पे नहीं आया, यानी उसने सिचुएशन दी गोइंग कंसर्न की, और उसने ये नहीं बोला कि अगर इस हालात वाकयात में तुम ऑडिटर होते हो और मैनेजमेंट ये कह रही है तो तुम क्या करते। अब पहला केस, मैंने कहा पहले केस के अंदर मैनेजमेंट ये कह रही है कि मैं अनदर बैंक से नेगोशिएशन में हूं और पैसा रिसीव हो जाएगा। केस 1, ये मैनेजमेंट का क्या है, प्लान है, ये मैनेजमेंट का क्या है, प्लान है। अच्छा भाई प्लीज, आई एम द ओनली वन हु कांट सी द स्क्रीन्स। अच्छा बोल रहा है यस, आप ही के पास नहीं आ रही, ओके चलें आगे सुनिएगा प्लीज। मैंने कहा मुझे इवेंट और कंडीशन क्या मिला है, जल्दी बताओ। नहीं, आप बोलेंगे मैं लोन ड्यू पे नहीं कर सकता, नहीं करूंगा तो वो कंपनी में स्टेप इन करेगा, और कंपनी में स्टेप इन करने के साथ साथ कंपनी के एसेट्स बेचेगा, कंपनी विल नॉट बी अ गोइंग कंसर्न। हमने उसको कहा भाई तुमने असेसमेंट की है, उसने कहा असेसमेंट की है, तो मैंने कहा लाओ दिखाओ असेसमेंट, वो क्या है, प्लान क्या है, देखो ये लिखा हुआ, परफॉर्म प्रोसीजर्स ऑन दोज प्लान्स दैट मैनेजमेंट हैज मेड टू एड्रेस द रिस्क। रिस्क क्या है, नॉन गोइंग कंसर्न, कि कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न है, ऐसा ही है ना, यही रिस्क है। उसको एड्रेस करने के लिए उसने एक प्लान बनाया, उस प्लान को मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं। अच्छा प्लान दुनिया का कोई भी प्लान हो सकता है, आपने सोचने का सलीका डेवलप करना है, रट्टा नहीं लगाना। हमने कहा पहले केस के अंदर वो कह रहा है कि मैंने अनदर बैंक से नेगोशिएशन किया है और पैसा रिसीव हो जाएगा, पहला केस। तो हमने कहा सही है, आप एक काम करें, मुझे आप जो है इंस्पेक्ट करवा दें कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ भाई, कॉरेस्पॉन्डेंस विथ बैंक या न्यू बैंक, जो दूसरा बैंक है उससे कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, कि एक बैंक कह रहा है कि मैं आपको लोन दूंगा वो चुका देना, पहली चीज हो गई। अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंस देखने के बाद मैं हो सकता है इंस्पेक्ट कर लूं एग्रीमेंट, इफ हाँ भाई फाइनलाइज्ड, अगर एग्रीमेंट बन चुका है तो मैं क्या करूंगा, एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट कर लूंगा। अच्छा एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करने का मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई ये XYZ एग्रीमेंट है जो बन चुका है, तो मैं क्या कह रहा हूं, इंस्पेक्ट करा दो। क्या ये सबूत इकट्ठे कर रहा हूं, हाँ या नहीं। कि प्लान क्या बनाया है मैनेजमेंट ने, मैनेजमेंट का प्लान ये है पहला कि वो नहीं नेगोशिएशन नहीं, वो कह रही है कि हमने दूसरे बैंक से एक अरेंजमेंट सेट की है जो कि हमें पैसे दे देगा और हम वो उधार चुका के कहानी खत्म करेंगे, एंड वी विल बी अ गोइंग कंसर्न। क्लियर है। अच्छा हमने कहा ये तो आपका प्लान है टू मिटिगेट, टू रिड्यूस दोज रिस्क जो हमने निकाला था, आपने उस पर अपनी असेसमेंट की, अपना प्लान दिया, आप मुझे वेरीफाई करा दें तो मैं बोलूंगा कि ये वाकई आपका जो प्लान है वो फिजिबल है सबूत के साथ। मैंने कहा सही है, अब मैं ऑल टुगेदर उस एविडेंसेस पे काम करूंगा जो आप अगर इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। मैं बोलता अगर मैं होता, मैं सिंपल कॉरेस्पॉन्डेंस देख लूंगा बिटवीन द न्यू बैंक एंड द कंपनी। अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंस से मुझे पता लगेगा कि बात कहां तक पहुंची है, क्योंकि अगर मैंने ईमेल्स एक्सचेंज हुई भी देख ली या लेटर्स एक्सचेंज हुए हुए देख लिए, वहां से मुझे क्लियर इंडिकेशन होगी
कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है, यानी क्या मैनेजमेंट जो उसको कह रही है कि हमें पैसे चाहिए, क्या वो बैंक कोई एडिशनल शराइत रख रहा है, क्या वो पैसे देने को राजी है या नहीं। ये इवन तुम्हें कहां से पता लगेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस से। पहले बताओ बात समझ आती है। दूसरा स्टेप, आप कहेंगे इफ एग्रीमेंट साइन हो गया है तो उससे बड़ा सबूत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इन इफेक्ट एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अच्छा, अब एक और मजे की चीज देखें, ये मैं एक एक करके आपको प्रोसीजर्स में भी सिखाऊंगा, उसकी कुछ बातें हम वेट नहीं करते, यहीं पे सीखते हैं। अच्छा, तीसरी चीज मैंने कहा, हो सकता है मैं जो हूं बैंक को डायरेक्ट कंफर्मेशन सेंड करूं, यानी इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, सेंड डायरेक्ट कंफर्मेशन टू दी बैंक एंड कंफर्म अबाउट द लोन। यानी जो नया बैंक है जिससे बातचीत चल रही है, मैंने कहा आप जो कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा रहे हैं वो तो अलग बात है, मैं उसको खत लिख के खुद पूछ लेता हूं कि मुझे बता दे कि क्या इसको पैसे देगा या नहीं देगा। अच्छा, अब एक मुझे बात बताओ, थोड़ा सा हम आगे के चैप्टर्स को भी घसीट के यहां पे लाते हैं ना, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। मुझे लगता है अगर वो मुझे डायरेक्ट जवाब देगा ना, तो वो मेरे लिए ज्यादा रिलायबल एविडेंस है डायरेक्ट। तो आप जो ऑडिट एविडेंस कहते हैं ना, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, उसको आज मैं खुलासा करने लगा हूं। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी, एप्रोप्रिएट का मतलब है अभी तक क्वालिटी। मेरे हिसाब से अगर मैनेजमेंट आपको वर्बली कह रही है मुझे पैसे मिल जाएंगे, दिस इज नॉट अ एप्रोप्रिएट एविडेंस, इट शुड बी रिटन, इट शुड बी। अच्छा, वो आपको एग्रीमेंट की फोटो कॉपी चिपका रही है, एप्रोप्रिएट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, यू नीड एप्रोप्रिएट। अच्छा, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, सफिशिएंट का मतलब होता है क्वालिटी या क्वांटिटी, क्वांटिटी। अच्छा, आप देखें, मैं यही सबूत इकट्ठा करने के लिए कि इसको पैसे मिलेंगे, ये गोइंग कंसर्न है, 3 काम किए, कॉरेस्पॉन्डेंस भी चेक कर रहा हूं, एग्रीमेंट भी इंस्पेक्ट कर रहा हूं, उसको खत भी लिख रहा हूं कि भाई तू बता दे क्या इसको पैसे देगा या नहीं देगा। पहले बताओ बात समझ आती है। अच्छा, अब ये तो है सारी इमेजिनरी चीजें कि मैं ये चीजें करूंगा, क्योंकि उसने प्लान ऐसा बताया है कि मेरे पास बैंक है जो मुझे पैसे देने को तैयार है। तो मैं क्या बोलूंगा, जो बातचीत चल रही है वो मुझे दिखा दो। पहला, अगर एग्रीमेंट साइन हो चुका है तो मुझे दिखा दो। मैं डायरेक्ट खत लिख के पूछ लूंगा कि क्या तुम इसको पैसे दोगे या नहीं दोगे। चौथी चीज ये है कि मैं इंस्पेक्ट कर लूंगा बैंक स्टेटमेंट इफ अगर पैसे आ गए तो मैं बोलूंगा गोइंग कंसर्न तो सही है, मटीरियल अनसर्टेनिटी भी गई। क्यों? पैसे आ गए सर, पैसे आ गए। तो हम ये कह रहे हैं कि यार ये भी तो आपका एक सबूत इकट्ठा करने का तरीका है ना। आप इस सिचुएशन में, तो अच्छा बच्चे क्या लिख के आते हैं पेपर में जिसपे वो फेल भी करता है, ये सुन लो, बुक में लिखा हुआ है, मैं उसकी अजम्पशन की एप्रोप्रिएटनेस को, प्लान को चेक करूंगा। भाई कैसे चेक करेगा, ये लिख। अच्छा, प्रोसीजर में क्या लिखते हैं, हम उसके कैश फ्लो देख लेंगे। कैसे देखेंगे, ये लिखो, इसके मार्क्स हैं। तो वो जो बुकिश बात है वो लिखी हुई है कि वी विल चेक द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्लान्स मेड बाय द मैनेजमेंट, वी विल इंस्पेक्ट द कैश फ्लो एंड रीजनेबलनेस चेक करेंगे। भाई कैसे करेगा, ये लिखो, इसके मार्क्स हैं। तो हम वो जो अंग्रेजी लिखी हुई है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो वो जो अंग्रेजी लिखी हुई है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हर केस में अलग होगी, डिपेंड करता है कि उसका प्लान क्या है। अभी तो पहला सीखा, तो मैं ये कभी जिंदगी में नहीं करूंगा कि मैं जितने प्लान्स मैंने जिंदगी में देखे सारे एक जगह लिख के दे दूंगा, सोचने का तरीका दूंगा, ताकि आप अपने हिसाब से उस सिचुएशन में ढल के वो लिख के आ जाएं पेपर में। सही है? तो अभी तुम खुद सोचो, एक बंदा अगर एक सिचुएशन में बैठा हुआ है, तो वो इस सिचुएशन में बैठ के क्या कर रहा है कि भाई वो ये देख रहा है कि क्या कॉरेस्पॉन्डेंस में रजामंदी है या नहीं है, क्या एग्रीमेंट हो चुका है। मैं उससे डायरेक्ट कंफर्म कर लूंगा
भाई तू बता दे तू पैसे दे रहा नहीं देता, ये तो तेरा नाम ले रहे हैं। चौथी चीज क्या करूंगा, पैसे आते हुए देख लूंगा, है ना। अच्छा ये भी हो गया। और मैं मैक्सिमम जो बच्चा एक घटिया तरीन चीज लिख के आता है पेपर में, जो है तो प्रोसीजर रेलेवेंट पर सबको ये याद होता है, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स इंस्पेक्ट कर लूंगा। अच्छा वो है भी क्यों, अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स में तो सिर्फ ये बात चल रही होगी ना कि हमने किसी और को, वो सपोर्ट कर रहा है एविडेंस पर, एविडेंस है, एविडेंस है तो आप लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं, आप लिखें। पर पहले आप क्वालिटी चीजों पे जाएं। आप सबसे पहले डायरेक्टर्स के मिनट इंस्पेक्ट करो भाई, वो तो बातचीत देखने के लिए, कवर करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए। कोलैबोरेट का मतलब है कि एक अदर एविडेंस लेने के लिए दूसरी जगह से, कि डायरेक्टर भी यही कह रहे हैं या नहीं कह रहे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं इंस्पेक्ट कर लूंगा बीओडी के मिनट्स टू चेक बीओडी इंस्टेंस, यानी उनका जो इस पे डिसीजन है वो क्या है। तो बीओडी का इंस्टेंस समझने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, सही है जी, वो इसके लिए। अच्छा ये आई लगा दिया हमने, चांस होगा बस, यानी उसका डिसीजन देखने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या समझते हैं। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि भाई हम दूसरे बैंक को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि बीओडी की अप्रूवल के बगैर आप अप्रोच नहीं कर सकते, तो ये सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं आप इस चीज को वैलिडेट करने के लिए कि वो बैंक पैसे दे देगा। अच्छा अब एक चीज, अच्छा पैसे आने से अनसर्टेनिटी किस तरह खत्म होगी भाई। अगर पैसे आ गए, उसने वो लोन चुका दिया, अब इसको कहा गया कि अब तुम्हें 2 साल बाद, मैंने सवाल भी दिया था ऐसा कि अब आपको 2 साल बाद पेमेंट करनी है, तो क्या गोइंग कंसर्न है, क्या कोई अनसर्टेनिटी है, नहीं है, क्योंकि कोई शक्को शुबा बची ही नहीं है। एग्रीड, तो कोई शक्को शुबा भी नहीं बची, कोई इशू नहीं है। हम कहेंगे गोइंग कंसर्न भी चेक, मटीरियल अनसर्टेनिटी भी चेक के नहीं है। एग्रीड, तो ये 2 बातें हो गई हमारी, यहां तक कोई इशू, क्लैरिटी है। चलें तो भाई इस तरीके से। अच्छा एक और सवाल आया था इस पे, सर अप्रूवल भी तो बीओडी मिनट्स में ही होगी, हाँ वही वाली बात की हमने इधर। अच्छा जी सर, व्हाट इफ ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग के बाद हमें कोई गोइंग कंसर्न की कंडीशन या इवेंट, चलसी ये मैं बता चुका हूं, ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग के बाद अगर तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी वहां तक थी जहां तक तुम साइन कर रहे थे। चलसी ये कितनी बार बताऊंगा ये इधर। अच्छा अब आगे शहीद शाह अफरीदी कह रहे हैं कि तो सर पैसे ना रिसीव हों बट एग्रीमेंट हो जाती, जब भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं होगी ना, क्योंकि पैसे तो मिल ही जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं हालात वाकयात पे। फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट साइन हो गया, सुन लेते हैं, एग्रीमेंट साइन हो गया, देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी भी लाते हैं ना इसमें, वो तो मेरा काम है, बताता हूं कैसे लाते हैं। इसी एग्जाम्पल को ऐसे मोल्ड करेंगे कि अनसर्टेनिटी भी ले आएंगे। अच्छा हुआ ये कि आपने एक बैंक से एग्रीमेंट कर लिया, अच्छा एग्रीमेंट इन्फोर्स हो गया, मतलब पैसे तो आने हैं। अच्छा अब पैसे आएंगे एक बैंक से, दूसरे बैंक को वो थमा देगा। एग्रीड, चलें ये तो गोइंग कंसर्न का मामला सेटल हो गया। अच्छा पर आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि पैसे आ जाएं उसकी ड्यू होने से पहले। तो एग्रीमेंट में डेट लिखी हुई होती है कि इस दिन पैसे आपको मिल जाएंगे, तो वो तो कोई रिस्क वाली बात नहीं है, वो मिल जाएंगे सब्जेक्ट टू आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया हो, आपके पास उसका एविडेंस हो, उसने कंफर्म भी कर दिया, तो आपका रिस्क क्या हो गया, गोइंग कंसर्न का रिस्क मिटिगेट हो गया। अच्छा अब सवाल शुरू होता है यहां से कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। अच्छा अब आप इस पे भी काम करेंगे, अब सुनिएगा, अब गेम देखें इसमें है क्या। मटेरियल अनसर्टेनिटी देखने के लिए आपने ये देखना है कि जो प्लान उसने बनाया है इसमें कोई शक व शुबा तो नहीं है। हमें पता लगा कि जो नया बैंक लोन दे रहा है उसने कोई 2 साल की डेफरमेंट नहीं की है, उसने कहा है ये पेमेंट तो करो, आगे जाके प्लीज सुनना, मैं ये कहानी से कहानी निकालूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भी ये। आगे जाके तुम्हें मुझे यही चीज कोई 6-7 महीने बाद या 9 महीने बाद या 10 महीने बाद मुझे भी इंस्टॉलमेंट देनी है। अब अगर कंपनी के कैश फ्लो के हालात वैसे नहीं हैं तो मेरे ख्याल से अब अनसर्टेनिटी का मसला है, या चलो 1 साल आगे ले जाओ, अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा आप जरा बात समझिएगा, जब अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो अब मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा
कि आप बना के दें कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, आप बना के दें कैश फ्लो प्रोजेक्शन कि आपका मंथ ऑन मंथ सेल से कितना पैसा आएगा, कितने अखराजात होंगे, कितना कैश बचेगा। मैं मंथ ऑन मंथ का कैश जमा करूंगा 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 और करने के बाद सबको ऐड करूंगा और देखूंगा क्या वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकल पाती है या नहीं निकल पाती। ये अब मैं क्यों कर रहा हूं, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट के लिए या मटीरियल अनसर्टेनिटी, मटीरियल अनसर्टेनिटी के लिए। अच्छा, अब मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो रीड कराऊंगा ही कराऊंगा साथ साथ, पर अभी जो एक अहम चीज है वो यहां से शुरू होती है। सुनना, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है बाज औकात मैनेजमेंट अपनी असेसमेंट को प्रूव करने के लिए आपको कैश फ्लो प्रोजेक्शन शेयर करेगी। क्या करेगी? कैश फ्लो प्रोजेक्शन शेयर करेगी अपनी असेसमेंट को प्रूव करने के लिए, जो मेरी एग्जांपल में भी हो रहा है। वो कहता है कि आप इस कैश फ्लो की प्रोजेक्शन की असेसमेंट की रीजनेबलनेस को चेक करें कि क्या ये रीजनेबल है या नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत ही एक वास्ट वर्ड है कि मैं रीजनेबलनेस को चेक करूंगा। अच्छा, इसके लिए करना क्या होता है जरा अभी हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा यहां पे आ रही होगी सेल्स मंथ 1, मंथ 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मंथ ऑन मंथ तुम्हें सेल बताएगा वो, एग्रीड। खौफ खाना उस दिन से जिस दिन एग्जामिनर ने तुम्हें प्रोजेक्शन दे दी और बोले अब इसको वेरीफाई करो कि ऑडिट कैसे करोगे, क्योंकि पूरी कहानी वही लिख के देगा। बच्चा याद करके गया ऊपर तक, उसने बोला वो तो हो गया, अब ये प्रोजेक्शन उसने बना के दिए, इसको कैसे ऑडिट करेगा। बच्चा याद करके गया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट देख लूंगा, वो तो हो गया, एग्रीमेंट साइन कंफर्म भी। अब हम देख रहे हैं अनसर्टेनिटी के मंजन, उसने सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्शन बना के दी है। तो अब मैं, प्लीज सुनिएगा, अब मैं कैश फ्लो की रीजनेबलनेस को देखूंगा कि इसके अंदर जो अजम्पशंस यूज हुई हैं, क्या वो अजम्पशन रीजनेबल हैं। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, अजम्पशंस की। अच्छा, तो उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर बिजनेस नॉलेज, यू नीड अ। अब मैं आपको सिखाता हूं कि मैंने एक क्लाइंट पे क्या किया था। असल कार्रवाई तो यहां से शुरू होगी। अब सुनना, एक क्लाइंट था जिसका यही गोइंग कंसर्न का मसला चलता। उसने बैंक से नेगोशिएशन कर ली थी, सही है, बैंक से नेगोशिएशन कर ली थी। बैंक ने, उसी बैंक ने कहा था कि तुम पेमेंट डेफर कर लो 1 साल। तो हमने कहा गोइंग कंसर्न चेक, नाउ वी नीड टू डिटरमाइन मटीरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। अच्छा, उसने इस सपोर्ट में, अच्छा बाज़ औक़ात पता है कंपनीज क्या करती हैं, वो कहती हैं कोई सपोर्ट रिपोर्ट नहीं है, हम खुद सेल्फ जनरेट करेंगे कैश। तो उसके लिए गोइंग कंसर्न असेसमेंट के लिए कैश फ्लो को देखना पड़ता है। बात समझे, दोनों में फर्क है। अभी जो मैं बता रहा हूं उसमें मटीरियल अनसर्टेनिटी देख रहा हूं। बाज़ औक़ात मैनेजमेंट कहती है भाई बैंक नहीं मान रहा, हम आपको सेल्फ जनरेटेड कैश लाके देंगे। तो अब गोइंग कंसर्न की सपोर्ट के लिए मैनेजमेंट के पास प्लान नहीं है, क्या है, ये प्लान है। अब इसको असेस करना, यानी इसको असेस तुम गोइंग कंसर्न के लिए भी कर सकते हो और अनसर्टेनिटी के लिए, दोनों में प्रोसीजर सेम होंगे, पर डिपेंड करता है हालात वाकयात पे। एग्रीड। ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये बात समझ आती है बेसिक, क्योंकि है ये बड़ा टेक्निकल स्टैंडर्ड, तभी मैं इतना डिटेल में जा रहा हूं। जल्दी बताओ, क्लैरिटी है भाईजान प्लीज। ओके, अब आगे सुने। मंथ ऑन मंथ सेल दी हुई है। अच्छा, मुझे इतना पता है कि मंथ ऑन मंथ सेल में क्वांटिटी इंटू रेट है, क्वांटिटी इंटू रेट है। अच्छा, ये हिसाब किताब चलता जा रहा है हर एक महीने का, सही है। अच्छा, मैंने ये देखना है कि मैनेजमेंट ने, पहले तो उर्दू में बात करते हैं फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तुमसे ही लिखवाऊंगा। सुनना, मैंने ये कहा सिर्फ सेल की हद तक, सिर्फ सेल की हद तक मुझे सबसे पहले वेरीफाई करनी है क्वांटिटी। क्या मैं क्वांटिटी की रीजनेबलनेस के लिए ये देख सकता हूं कि हिस्टोरिकली यानी जो अभी साल गुजरे हैं उसमें एक कस्टमर को या XYZ कस्टमर को कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। पहले उर्दू में फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं। पहली चीज,
और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है हिस्टोरिकली, यानी फॉर एग्जांपल इसको आसान करते हैं, मैं देख रहा हूं मैनेजमेंट ने एक प्रोजेक्शन बनाई है क्वांटिटी की, प्राइस पे आता हूं, मुझे पहले क्वांटिटी पे श्योरिटी लेनी है कि क्वांटिटी कितनी करेगा। मैंने कहा मैं हिस्ट्री में गया और हिस्टोरिकली मैंने देखा कि ईयर ऑन ईयर 5% की क्वांटिटी की ग्रोथ आ रही है। कितने की? तो आगे भी। तो मैंने क्या ये क्वांटिटी ग्रोथ रेट का वैसे तो सबूत नहीं है ना, हिस्ट्री देख सकते हो, हाँ या नहीं? अच्छा मैंने पहले ये किया, देखो अब हाई लेवल बात की है मैंने कहा वी नीड टू असेस, अंग्रेजी में वी नीड टू असेस द रीजनेबलनेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ क्वांटिटी बाय इंस्पेक्टिंग, बाय रिकैलकुलेटिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। ट्रेंड देख लेंगे कि किस तरीके से जा रहा है। अच्छा मैंने अभी क्या किया, मैं सिर्फ ये चैलेंज कर रहा हूं कि मैनेजमेंट ने क्वांटिटी की ग्रोथ सही ली है या नहीं ली है। पहली बात, इसको मैं लिख के दे दूंगा। सर ईयर एंड के बाद की सेल्स भी देख सकते हैं ना, अभी उस पर आते हैं, होल्ड ऑन, रुक के एक मिनट। पहले हम जेनरिक ग्रोथ वापस से, मैंने कहा मैनेजमेंट ने प्रोजेक्शन लेके तुम्हारे मुंह पे मार दी, ये ले भाई ये हमारा प्लान है, क्या तुम उस पर यकीन कर लोगे? अच्छा अब देखो, अब जो प्रोजेक्शन है ना उसका कोई एक्चुअल एविडेंस तो नहीं होता, वो अजम्पशंस हैं, और तुम्हें अब अजम्पशंस को क्या करना है, वेरीफाई, उसकी रीजनेबलनेस को चेक करना है कि क्या वो रीजनेबल है या। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपने देखना है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है बजटेड परफॉर्मेंस से। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और रिकैलकुलेट करेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ क्वांटिटी, ताकि आप असेस कर लें कि क्या वही रेट आगे प्रोजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी इसको सिंपल लिखने का तरीका यह है, वी विल असेस द हिस्टोरिकल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ क्वांटिटी and compare it with the budget that has been taken into the projection, and compare it with the budget that has been taken into the projection। पहले बताओ बात समझ आ रही है? यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, we need to assess the year on year growth of quantity and compare it with the quantity growth taken in the projections। हाँ भाई, क्या हम ये कर सकते हैं कि मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ले लूं और मैं देखूं कि हमारी प्रोजेक्शन के अंदर कितनी ग्रोथ ली गई है, तो क्या एक अंदाजा हो जाएगा कि आज तक क्या हुआ है और आगे क्या होगा। एग्रीड? पहली चीज, एक प्रोसीजर क्वांटिटी को वैलिडेट करने का, सिर्फ एक प्रोसीजर। अच्छा ईयर ऑन ईयर असेस, भाई देखो ईयर ऑन ईयर असेस ऐसे करोगे आप कि आप उसको बोलोगे अपनी मंथली क्वांटिटी सेल्स दे दो। एग्रीड? तो आप हर मंथ का इंक्रीज निकाल लोगे, हर मंथ का इंक्रीज निकाल लोगे। तो हमने क्या किया, वी नीड टू असेस द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ क्वांटिटी एंड कंपेयर इट विद द क्वांटिटी ग्रोथ टेकन इन दी। भाई यही किया ना, हिस्टोरिकल ग्रोथ ली और हिस्टोरिकली लेट से 4%, 3%, 4%, 3% एवरेज आ रहा है और आगे उसने 10% लिया हुआ है। इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, इट इज नॉट मेकिंग। बेसिकली यू आर चैलेंजिंग द असेसमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट। आप उसको इस मकाम पे लेकर आए कि वो आपको प्रूफ करे कि मैंने 10% क्यों लिया। एग्रीड? दूसरा प्रोसीजर, मैं उसको ये बोलूंगा, अगर अच्छा अगर हमारी कुछ, मैं एक मैं आ रहा हूं, दे रहा हूं सवाल, सुनो। मैंने ये कहा हाउ मच डिफरेंस इज एक्सेप्टेबल टिल द टाइम यू आर कन्विंस्ड दैट द प्रोजेक्शन इज करेक्ट। वो बोल रही हाउ मच डिफरेंस इज एक्सेप्टेबल टिल द टाइम आप कन्विंस हो जाएं कि ये रेट सही है। अच्छा मैनेजमेंट कह रही है, जो हो सकता है सवाल में लिखा हुआ हो, जो हमने भी देखा था, मैंने भी अपनी प्रोजेक्शंस में, कि ऑन हैंड न्यू ऑर्डर्स भी हैं जो पिछले साल नहीं थे। इंस्पेक्ट न्यू ऑर्डर्स दैट हैज बीन रिसीव्ड subsequent to the year end to validate the increase in quantity। अच्छा भाई ये भी तो लॉजिकल बात है ना,
कि भाई वो सही है, उसने बोला ये है, मैं क्या करूंगा, मैं देख लूंगा जो न्यू ऑर्डर्स इन हैंड हैं वो तो मेरी हिस्टोरिकल ग्रोथ में नहीं होंगे ना, हाँ या नहीं, नहीं होंगे, अब होने चाहिए, यस होने चाहिए, उसको अलग से ऐड कर दो। तो मैं क्या कह रहा हूं, इंस्पेक्ट करूंगा न्यू ऑर्डर, उसका तो सबूत भी मौजूद होगा, नहीं यही बात समझ, अब इसका तो सबूत भी मौजूद होगा, ये तो देख लो ना, जाके देख लो कि ये न्यू ऑर्डर आया है मेरे पास और ये ऑर्डर एक ऐसी क्वांटिटी है जो हिस्टोरिकली मौजूद नहीं था, तो उसको अलग से ऐड कर दिया। देखो अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो आ गई ना, जो नए जो एग्जिस्टिंग कस्टमर से टकाटक आते जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनका क्या, जो नया है, जो ऑन बोर्ड किए हैं, वो भी तो प्लान में शामिल है ना, तो क्या उसको कटा दूं या उसको इंस्पेक्ट कर लूं, इंस्पेक्ट कर लेंगे। अच्छा फिर अब इस ग्रोथ को देखने के लिए हमने क्या किया यहां पे, सुनिएगा सर, हिस्टोरिकल सेल्स में भी तो हो सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट्स हो, तो बेटा वो तो आ गए ना, देखो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ले रहा था मैं, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में जो पिछले कस्टमर्स थे वो आ गए, हाँ या नहीं, हम कह रहे हैं जो नए कस्टमर आए उसको हमने अलग से देख लिया, तो हिस्ट्री की ग्रोथ तो मैं लेके चल ही रहा हूं, क्वांटिटी वाइज एग्जिस्टिंग कस्टमर की, किसकी, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, न्यू कस्टमर्स की, तो न्यू कस्टमर तो हिस्ट्री में शामिल नहीं है ना, हमने अलग से देख लिया। अच्छा अब हुआ क्या, जिस कंपनी का मैं ये प्रोजेक्शन वेरीफाई कर रहा था ना, एक पॉइंट आया जिसमें क्वांटिटी ऐसी आई जो उसकी कैपेसिटी से ऊपर निकल गई, यानी हाँ नहीं, अब बात समझे ना, यानी आप अगर रीजनेबलनेस को असेस कर रहे हैं, किसको, तो यू नीड टू चेक कि वेदर क्या उसकी उतनी कैपेसिटी है या नहीं है, तो मैं एक प्रोसीजर में लिख सकता हूं ना, वी नीड टू चेक वेदर द क्वांटिटी टेकन does not exceed the budgeted capacity of the company। अच्छा यार आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं और प्रोजेक्शन में आपने मैंने तो ये देखी है प्रोजेक्शन, सुनिएगा मैं तो प्रोजेक्शंस देखी है ना, मतलब ये तो रोज का ही काम है। अब प्रोजेक्शन जब देखने लगा तो मैंने देखा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके क्वांटिटी निकल गई 15 मिलियन मैट्रिक टन से ऊपर, जबकि उसकी जो मेजॉरिटी कैपेसिटी है वो 15 मिलियन मैट्रिक टन है, तो क्या वो 18 मिलियन मैट्रिक टन बना सकता है, हाँ या नहीं, नहीं। अच्छा तो आप मुझे बताएं बजटेड कैपेसिटी मतलब कि भाई ये कैपेसिटी है, यानी इसको एक्चुअल कैपेसिटी कर लो, चलो इसको एक्चुअल कर लो तो और सही हो जाएगा अल्फाज, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, एग्रीड, यानी टोटल एक्चुअल कैपेसिटी, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। अच्छा अब आप बात सुने आगे, अच्छा अब नेहा कह रही है कि सर डू वी अलाउ सर्टेन मार्जिन ऑफ एरर इन द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स, व्हाई वुड वी अलाउ, हम क्या अलाउ कर सकते हैं उसको गलती करने के लिए, नहीं, या आपको रीजनेबल करना है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं, ये क्या कह रहे हैं भाई, अब आगे एक एक करके सुनिएगा, लाइक थोड़ा सा अलाउ इन वी रीजनेबल अश्योरेंस, नहीं 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 बोल रहे थोड़ा सा अलाउ करते हैं हम तो रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं सर, ये जो कर रहे हो ना ये सिर्फ रीजनेबल के लिए ही है, ये एब्सोल्यूट। जब आप खुद कहते हैं कि इन अजम्पशंस में बहुत सारी डेविएशंस हो सकती हैं, तो ये अजम्पशन को ही वेरीफाई करना रीजनेबल है, एब्सोल्यूट पे तो जा ही नहीं सकते, इसमें भी गुंजाइश दे दोगे तो रीजनेबल नहीं रहेगी। आप किसके लिए काम कर रहे हैं, रीजनेबल के लिए, कि रीजनेबल हद तक पहुंचा दो, यानी आपने अपना काम किया और अपना काम करने के बाद आप देख रहे हैं कि क्या क्वांटिटी इंक्रीज समझ आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ले ली, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लेते हमने एक अप्लाई कर दिया। अच्छा फिर हमने कहा जो न्यू कस्टमर, देखो क्योंकि मैं मैनेजमेंट से बोलता हूं ना जब सिचुएशन होती है, मैनेजमेंट मुझे कह रही है कि यार हमने देखो ग्रोथ रेट पिछले के मुकाबले में ज्यादा लिया है, मैं बोलता हूं क्यों, रीजन तो बता, वो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि अब हम न्यू कस्टमर ऑन बोर्ड कर चुके हैं, उसका इंपैक्ट तो डालो, तो वो चेक कर लिए, एग्रीड। मैंने कहा फिर मेरे दिमाग में पीछे लॉजिक चलनी चाहिए कि इनकी जो टोटल कैपेसिटी है उससे ऊपर जाना, क्योंकि सेंस ही नहीं बनता। अच्छा जब मैंने ये सवाल किया ना, प्लीज सुनिएगा, जब मैंने ये सवाल किया कि यार तुम तो बजटेड कैपेसिटी से ऊपर निकल गए, उसने बोला हाँ तो जा सकते हैं, तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे फिक्स एसेट एक्सपेंडिचर दिखाओ अपने कैश फ्लो के अंदर कि तुम फिर नया फिक्स एसेट भी लगाओगे। इसको हम कहते हैं इवैल्यूएटिंग द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कैश फ्लोस। लिखो
आप बोलेंगे evaluate the internal consistency of the cash flow। पहले बताओ कहानी समझ आई कि भाई जब मैं कह रहा हूं कि तू कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा सकता, तो वो मुझे कह रहा है हम जा सकते हैं, तो मैंने कहा सही बात है आप जाएं, आप मुझे सिर्फ इतना प्रूफ कर दें कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, तो वो नीचे ऑफसेट हो जाएगा। फिर क्लाइंट इंसान का बच्चा बन के बोलता है नहीं नहीं जा नहीं सकते ऊपर, वहीं रोक दो, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना बड़ा होगा ना कि वो कैश फ्लो को उड़ा देगा। अब एक मिनट पहले कंप्लीट कर लेता हूं, फिर तुम्हारे एफ एंड बट सारे आएंगे, सही है। पहले हम जरा इसको मकाम तक तो पहुंचा देना। क्वांटिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी की बात हो रही है। अच्छा भाई वो कह रहा है, सम्माद कह रहे हैं देखो वो छोटी सोच हमारी, इतने बेसिक सोच से आउटसोर्स कर देंगे चलसी तब भी नीचे कॉस्ट आएगी आउटसोर्स की। इन एनी केस यू नीड टू वैलिडेट, भाई मैं आउटसोर्स कर रहा हूं, तो भाई फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करो कि आउटसोर्स की कॉस्ट भी नीचे क्या होगी। तो वही तो लिखवाया है कि इवैल्यूएट द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कैश फ्लो सच एज by comparing the maximum capacity with the cash outflow for capital expenditure। हमने यही किया ना कि हमने मैक्सिमम कैपेसिटी को कंपेयर किया विद कैश आउटफ्लो फॉर, भाई हमने कहा अगर मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच गई है तो उसके बाद उसको एनहांस करने के लिए क्या करेंगे? पीपी खरीदा होगा, पीपी खरीदना होगा तो कैश आउटफ्लो में नीचे आना चाहिए ना। आप तो कैश प्रोजेक्शन बना रहे हो ना, पीएनएल तो नहीं बना रहे, तो कैश प्रोजेक्शन में उसका आउटफ्लो आना चाहिए। पर हम तो ये कह रहे हैं ना। अच्छा किसी ने ये नहीं पूछा मुझसे, अभी मैं जलील भी करूंगा गलत बताया तो तुमने, अकाउंटिंग की बात करते हैं आज थोड़ी सी। अभी सर आप तो ये कहते हैं ना कि हम जब प्रोजेक्शन बनाते हैं तो ओवरहॉलिंग नहीं लेते, हाँ या नहीं? IS 36 है या नहीं है? चलें जी भाईजान आप गलत सोच रहे हैं, ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये गोइंग कंसर्न टेस्टिंग हो रही है। वो सिर्फ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में होता है, ये किस में हो रहा है? तो अपने दिमाग में ना ये चीज़ खुली रखना, बात समझ आ रही है? वो किस में होता है? उसमें भी कैश फ्लो बनते हैं। गोइंग कंसर्न में कोई लिमिट नहीं होती। गोइंग कंसर्न में यू नीड टू पुट ऑल योर प्लान्स देयर इन, जो कर सकते हो करो कंपनी को बचाने के लिए, यहां पे कोई पाबंदी नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक दुबई की क्लाइंट का रिव्यू कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया था कि मुझे वो बता रहा है, मुझे वहां का जो बंदा जो मैनेजर रिव्यू करवा रहा है, बोले यू नो व्हाट, मैंने कहा व्हाट, तो एल्टन नाम था उसका, तो वो कहता है आई हैव टोल्ड क्लाइंट नॉट टू टेक द कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज वी कैन नॉट टेक कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल असेसिंग। मैंने कहा हेलो, दिस इज नॉट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, this is a going concern testing. Why you haven't allowed the client? And client is so fool that he has agreed to your verdict. तो बोले वो यार we are doing going concern. Why we have stopped them? तो मैंने कहा तूने ही किया है भंगी, तू जाके बोल उसको इधर। अच्छा वो बोल उसको, मैनेजमेंट बेवकूफ मान गई कि भाई हमने बोला भाई डालो प्लान में अगर तुम कर सकते हो कैपेक्स, तो वो जाके उसके पे कैश फ्लो सही हुआ। वहाँ का वो जो दुबई वाला बंदा मुझे बोल रहा है यार थैंक यू भाई, ये तो जो वहाँ पे था बैठा हुआ वही पाकिस्तानी था, वो बोल रहा है कि यार बचा लिया यार। मैंने कहा बचा क्या लिया, मतलब चलसी तुम बना रहे हो, कैश फ्लो तुम्हारे, मैंने तो सही बताया। बोला हाँ यार अगर कैपेक्स डाल दूंगा मैं तो बना सकता हूँ आगे गेम। ये आपका बंदा बोल रहा है कि डाल ही नहीं सकते, तो हम तो नॉन गोइंग कंसर्न समझ के बैठे हुए थे। खैर पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है? इसको हम कहते हैं मेथोडोलॉजी। क्या कहते हैं? कि मेथोडोलॉजी सही होनी चाहिए जब आप गोइंग कंसर्न की असेसमेंट कर रहे हो। तो इसमें ये नहीं जब्त लगा देना कि भाई कैपेक्स नहीं हो सकता, हो सकता है। वो कहाँ मना होता है? इम्पेयरमेंट है। हाँ अब ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर का दिमाग शार्ट हो, वो बोले ये कैश फ्लोज हैं, बताओ एज अ ऑडिटर तुम्हें इसमें क्या गलतियां दिखती हैं असेसमेंट में, तो फिर उसमें ओवरऑलिंग हुई भी होगी IS 36 की। इम्पेयरमेंट में तुम उसको बोलोगे ये नहीं ले सकते क्योंकि मेथोडोलॉजी का फंड है। बात समझ आती है? हाँ वी वुड हैव यूज्ड दिस इफ वी आर डूइंग अ गोइंग कंसर्न असेसमेंट। क्लियर है? तो ये बात याद रखनी है। सर इज गोइंग कंसर्न कैश फ्लो सिमिलर टू वन डू वी फाइंड NPV? नहीं, NPV एक प्रोजेक्ट की होती है, नॉट द कंपनी। NPV किसकी होती है? एक प्रोजेक्ट की होती है, पूरी कंपनी की नहीं होती है। तो दिस इज नॉट सिमिलर टू द वन दैट वी यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग NPV। दोनों में
फर्क है। और while you are doing going concern assessment, you don't need to take present value by using WACC, because ये प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं है, ये कंपनी की अप्रेजल है कि whether this company is a going concern or not। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर है? यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेते हो, यहाँ पे देखते हो कि कंपनी चलती रहेगी या और अपनी ऑब्लिगेशन टाइमली पूरी करेगी या नहीं करेगी। सिंपल सी ये बात है। एग्रीड? चलें, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं कि पहले बताओ क्या ये कंपनी की मैक्सिमम ऑप्टिमम कैपेसिटी की गेम क्लियर है? इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं। आओ एक और चीज, सर डिस्काउंट फैक्टर यूज नहीं करेंगे मतलब चस्सी क्या मैं यहां पे प्रेजेंट वैल्यू लेके किसी पीपी की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर रहा हूं या मैं गोइंग कंसर्न देख रहा हूं? यहां पे कोई प्रेजेंट वैल्यू वाली बदतमीजी नहीं होगी। वो कब होगी? इंपेयरमेंट टेस्टिंग, तब की तब होगी। अभी कोई ऐसा कोई सीन नहीं है यहां पे। सर पहले इवेंट और कंडीशन की असेसमेंट कर लें, फिर जब इवेंट्स आइडेंटिफाई होने के बाद प्लान को असेस करते हैं। जी बेटा वही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इवेंट मिल गया था, उसने प्लान दे भी दिया है, और प्लान के बाद सपोर्ट करने के लिए क्या दिए हैं? कैश फ्लो। ये देखने के लिए कि कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है। बाज़ औक़ात मैं कह रहा हूं कोई और प्लान नहीं होगा, सर कैश फ्लो तुम्हारे मुंह पे मारेगा, बोलेगा देख ले कि हमारे पास पैसा आ सकता है, क्या उसकी बात पे यकीन करना है, चैलेंज करना है। ये सारे तुम सबूत इकट्ठे कर रहे हो, ये कर करके लिख लिख के भाई ये हो गया, ये देख लिया, ग्रोथ रेट ऐसे वेरीफाई किया। तो हर एक पैरामीटर को तुम वेरीफाई कर रहे हो, और हर एक पैरामीटर को वेरीफाई करने के बाद तुम इस नतीजे पे पहुंचोगे कि ये कैश फ्लो रीजनेबल है या नहीं। व्हाई यू आर नॉट सेइंग दैट दिस इज एब्सोल्यूट? क्योंकि इतनी सारी एस्टिमेशंस इन्वॉल्व होती हैं कि आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंदाजा चेंज हो सकता है। चलो तुम्हें एक और चुरंगी पे घुमा के आता हूं। हम आज कह रहे हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी, देखो फिर सुनते नहीं हो ना। इतनी एग्जांपल दी यार। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर तुम ऊपर कह रहे हो कि मैं अपनी बजटेड कैपेसिटी से ऊपर जाऊंगा, तो उसको पूरा करने के लिए मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हें कैश फ्लो में नहीं देखा, क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट है। तो ये रट्टा लगाए बगैर हमने एक लॉजिकल बात कर ली। तुम्हारी बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड ऑर्डिनिंग में ये लिखा हुआ है, यू नीड टू असेस द रीजनेबलनेस ऑफ द कैश फ्लो। हाउ, वो मैं सिखा रहा हूं कि डिपेंड करता है। सवाल अभी नहीं ले रहा मैं किसी के, उसको दोनों को भी मना किया, तुम्हें भी मना किया। पहले मैं कंप्लीट करूंगा, फिर सारी तफरीयां होंगी इधर। अच्छा, तो सर ये सब्सटेंटिव नहीं हो गया, तो मैंने यही कहा सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही चल रहे हैं। ये क्या है? प्रोसीजर है ना, काम कर रहे हो। तो मैं वेट तो नहीं कर रहा कि मैं वहां पे जाके आपको कराऊंगा। जो चीज जहां की है वहां की करा रहा हूं, आगे जाते रहेंगे, इंप्रूव होता रहेगा। यहां पे बताना लाजमी है कि मैं वेरीफाई कैसे करूंगा। अगर मैं यहां पे बताए बगैर आगे बढ़ गया ना, दिमाग में एक चीज चिपकी रहेगी कि हमने इसको क्लोज कैसे किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ यहां आएगा, कुछ सब्सटेंटिव में आएगा, और आगे चलता रहेगा। रिस्क और प्रोसीजर पूरे ऑडिट का पार्ट है, किसी एक जगह का पार्ट नहीं है ना। मैं कभी इसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा। जहां रिस्क आता है तुम्हें बताता हूं, इंटरनल कंट्रोल का आता है बताता हूं, इन्वायरमेंट से आता है तुम्हें बताता हूं। तो ये भी तो प्रोसीजर ही परफॉर्म कर रहा हूं ना। क्या कर रहा हूं? ये प्रोसीजर है। क्या गैदर करने के लिए? एविडेंस। किस चीज पे? सिमिलर बात करते हैं, सही बात करेंगे। मैं एविडेंस गैदर कर रहा हूं इस चीज के लिए, ये चेक करने के लिए कि क्या ये कैश फ्लो रीजनेबल है या। वंस मैं कंक्लूड कर लूंगा ये कैश फ्लो रीजनेबल है या नहीं है, तो मैं कंक्लूड कर लूंगा मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। एग्रीड? पक्की बात है। ये हमारा मकसद चल रहा है। मकसद नहीं भूलना, सबूत इकट्ठा कर रहा हूं ओवर गोइंग कंसर्न, ओवर मटेरियल अनसर्टेनिटी के है या नहीं है। एग्रीड? ये बात चल रही है। अच्छा, तो अब हमने कहा कि सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं? भैया आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं होते। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब है वो प्रोसीजर करना जिससे आपको सबूत मिल जाए। अब तक आपने क्या किया? रिस्क। अब तक क्या किया? गोइंग कंसर्न का रिस्क मिला, हाँ या नहीं? आपने बोला कि भाई तुमने क्या किया है, उसने बोला प्लान बनाया है। अब मैं कर रहा हूं सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सबूत इकट्ठा कर रहा हूं कुछ काम करके। जो काम कर रहे हो उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंशिएट कर रहे हो, चीजें वेरीफाई कर रहे हो, इसको कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्लियर है? हम जो सबूत इकट्ठा करते हैं उसका नाम क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या आप कंट्रोल टेस्ट कर रहे हो? हो चुके हैं। रिस्क विस्क सब साइड में हो चुका है। अब आप उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। जो मैनेजमेंट कह रही है उसके दावे को चेक कर रहे हो। अच्छा, क्या मैंने
कॉरेस्पॉन्डेंस चेक की थी? अच्छा, क्या मैंने खत लिखा था? अच्छा, क्या मैंने बैंक में पैसे आते हुए देख लिए थे? ये सारे सबूत हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं व्हाट इफ अगर ये ना हो, सही है, ये पैसे दे दिए, और अब दूसरी कहानी यहां से शुरू हुई कि पैसे तो आ गए, पैसे दे भी दिए, ये बैंक कह रहा है भाई अब 1 साल बाद मैं फिर खड़ा हूं, पैसे दो। अब मैं बात कर रहा हूं मटेरियल है या उसको दूर करने के लिए ये काम, कैश फ्लो प्रोजेक्शन। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बोले कोई बैंक वैंक नहीं है, जो है यही है? तो अब जब मैं इस प्रोजेक्शन को चेक करूंगा तो अब गोइंग कंसर्न की वैलिडिटी के लिए कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या, अच्छा, वो तब होगी जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके कैश ड्यू होगा, वहां पे उतना कैश होना चाहिए, वहां पे उतना कैश होना चाहिए। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा, अब यहां से बात निकालेंगे। हुआ ये कि मैंने मैनेजमेंट को बोला, ये सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स है, मैंने मैनेजमेंट को ये बोला कि भाई मुझे ये बताओ कि तुमने जो प्राइसिंग ली हुई है वो पिछले साल के मुकाबले में तो ज़्यादा है, तो क्या मैं ईयर ऑन ईयर प्राइसेस देख सकता हूँ? हाँ जी, प्राइस इंक्रीज। अच्छा, मैंने कहा कि हम ईयर ऑन ईयर प्राइस तो देख सकते हैं, आगे एक बात सुनिएगा। उसने बोला मैं ईयर ऑन ईयर यूजुअली 5% इंक्रीज करता हूं, अब मैं 20% इंक्रीज करूंगा। क्या बोला? अच्छा, मैं बोलूंगा पे क्वांटिटी कम कर, क्योंकि आपकी डिमांड क्या होगी, फिर कम हो जाएगी। तो फिर मैंने ये कहा कि इफ देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस, क्वांटिटी शुड बी रिड्यूस्ड। तो हम यहां पे लिख दें, इफ देयर इज अ increase in price and that is abnormal increase, then quantity should be reduced. Here again we are checking the internal consistency of the cash flow. क्या कहते हो? यही किया है? आपस में कंसिस्टेंसी चेक हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है, पक्की बात है, ये नॉर्मल चीज। अच्छा देखो, इसकी कोई लिमिट या बाउंड्री नहीं है सोचने की, पर टारगेटेड सोचना है। अच्छा, यही चीजें सवाल में छुपा के दे देगा कि उसने प्राइस इंक्रीज की है, तो आपने उस पर लिखना होगा, हम एज ऑडिटर चेक करेंगे कि क्वांटिटी रिड्यूस हुई, वो आपका काम है चेक करना। तो यही तो आप रीजनेबल कर रहे हो उसको, कि भाई एक इंडिपेंडेंट बंदा देखे तो उसको लगे कि वाकई में ये प्रोजेक्शन सही और इंसान के बच्चे ने बनाई है, कोई हवाई बात नहीं है। हवाई बातों से बचने के लिए काम हो रहा है। यानी फॉर एग्जांपल सवाल में सिचुएशन आएगी, मैनेजमेंट ने तुम्हें प्लान बना के दे दिया है जिसमें मैनेजमेंट ने ये मेजर्स लिए हैं। पहला, वो प्राइस नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज करेगा, आप बोलोगे आपका प्रोसीजर क्या होगा? वी विल मेक श्योर दैट द क्वांटिटी टेकन इन द प्रोजेक्शन शुड बी लोअर एज कंपेयर टू व्हाट इट हैड बीन। ये आपका प्रोसीजर होगा ना, ये मेक श्योर करोगे। बोला आप क्या करोगे सिचुएशन में? एग्रीड। अच्छा, इसमें मैं ये काम भी कर सकता हूं, मैं सब्सिक्वेंट सेल्स को भी देख सकता हूं किस प्राइस पे हुई है। ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट सेल नहीं देख सकते कि ऑडिट पीरियड में जितना चल रहा है, तुम्हारा ऑडिट पीरियड नहीं, आप जब ऑडिट कर रहे हो, वो ऑडिट पीरियड तो मतलब वो होता है जनवरी से दिसंबर, सही है? आप कह रहे हो जब आप ऑडिट कर रहे हो ईयर एंड के बाद, तो आप सब्सिक्वेंट सेल्स चेक कर सकते हो दो चीजें वैलिडेट करने के लिए, क्वांटिटी कितनी बिक रही है, प्राइस क्या हो रही है। तो वो भी तो एक प्रोसीजर ही है ना, जो तुम्हें इस बात की निशानदेही करेगा कि जो पहले महीने की सेल उसने बजट की थी, क्या वो सही है या, और उसको प्रोजेक्ट कर लो आगे डिवाइड करके कि यही अगर चलता रहा तो क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? तो ये आपने देखना है कि सब्सिक्वेंट सेल्स देख लूंगा, सर प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी भी, तो फिर मसला है। जी बेटा मसला है, अभी वही बताया कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो सकती है। अभी हमने डिस्कस किया, सर कॉम्पिटिटर किस प्राइस में सेल कर रहे हैं, वेरी गुड, क्या ये लिख सकते हैं? यस। तो यहां पे लिख लो ये भी, वी नीड टू असेस एट व्हाट प्राइस द कॉम्पिटिटर इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि कौन सी प्राइस पे कॉम्पिटिटर बेच रहा है, क्या बेंचमार्किंग हो सकती है, हाँ या नहीं? तो ये सारी बेंचमार्किंग तुम इसलिए कर रहे हो ना, ताकि तुम्हें पता लगे कि क्या ये प्रोजेक्शन रीजनेबल है या नहीं है। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? ये सारे प्रोसीजर सिर्फ तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुम ऑल टुगेदर रीजनेबलनेस को चेक कर रहे हो कि जो उसने कैश फ्लो में एस्टिमेट्स या अजम्पशंस ली हुई हैं, क्या वो सही हैं या नहीं है। इस चीज को चैलेंज करने का नाम है कैश फ्लो की प्रोजेक्शन को चेक करना। अच्छा, ये तो बात हो गई यहां तक।
कि भाई आपने कह दिया कि सर एनआरवी पता लग जाए, फिर फजूल बात। अबे क्या इन्वेंट्री टेस्टिंग कर रहा हूं यहां पे, या मैं ये देख रहा हूं कि कितने पे सेल होनी चाहिए? तो फ्यूचर है ना। एनआरवी होती तो आप वहां पे टिका चुके होते। एनआरवी के लिए भंगी चेक नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं, आप कैश फ्लो प्रोजेक्शन चेक कर रहे हो कि कैश में क्वांटिटी और प्राइस सही ली हुई है या नहीं ली हुई है, बस इतनी सी बात है, ये चेक होना चाहिए। एग्रीड, पक्की बात है। ऑनलाइन प्लीज बताओ, क्लैरिटी है? बिल्कुल कर सकते हैं, इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी बात हो गई, समझ आती है। सर एक्चुअल सेल्स प्रोजेक्टेड सेल से ज्यादा है तो इसमें क्या इशू है? कुवैब खान कह रहे हैं कि सर एक्चुअल सेल्स प्रोजेक्टेड सेल से ज्यादा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअल सेल प्रोजेक्टेड, भैया क्या हो गया, हम यहां पे एक्चुअल वर्सेस प्रोजेक्टेड कर ही नहीं रहे, हम तो देख ही प्रोजेक्शन हैं। भाई कौन सी दुनिया में क्या चरस वर्स लगाइए क्या? नहीं, मतलब ये बात नहीं समझ आ रही। हम वेरीफाई किसको कर रहे हैं? प्रोजेक्शन को। वो कह रहा है एक्चुअल वर्सेस प्रोजेक्टेड। अबे भाई मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट सुनो फोकस के साथ। ईयर एंड के बाद जनवरी आया, आपने जनवरी की क्वांटिटी उठाई और सेल उठाई, आपने देखा जो वो मंथ 1 कह रहा है, जो वो बजट कर रहा है, क्या एक्चुअल उसके मुताबिक है, उससे कम है या उससे ज्यादा है? अगर उससे ज्यादा हुई ना तो मैं बोलूंगा तुमने कम की हुई थी, उसको ज्यादा करो। सही को सही बोलो, तुम्हारा अंदाजा गलत है, तुम प्रोजेक्शन गलत कर रहे हो, उसको सही करो। तो सिर्फ कम में या ज्यादा में बोलना है या हर जगह बोलना है? रीजनेबल कराना है। यानी फॉर एग्जांपल उसने क्वांटिटी अज्यूम की थी मंथ 1 में, जो कि उसको एक्चुअल ले लेनी चाहिए, उसको तो अंदाजा करना ही नहीं चाहिए, वो तो एक्चुअल हो गया। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि जो उसके 2 महीने की परफॉर्मेंस है वो एक्चुअलाइज हो जानी चाहिए, उसमें बजटेड नंबर होने। तो हम ये कह रहे हैं अगर ये प्रोजेक्शन आपको दिसंबर में बना के दे रहा है तो उसको पता नहीं है ना कि जनवरी फेब में क्या होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जनवरी और फरवरी की एक्चुअल प्रोजेक्शन, एक्चुअल डेटा लिया, प्रोजेक्शन से कंपेयर किया। ये मैं कर इसलिए रहा हूं ताकि क्वांटिटी की रीजनेबलनेस को चेक करूं और प्राइस की रीजनेबलनेस को चेक करूं। दोनों मुझे सबूत देंगे इस बात का कि क्या उसने पहले दूसरे महीने की क्वांटिटी सही पिक की है या प्राइस सही पिक की है, या ताकि मैं उससे बहस कर सकूं कि भाई तू प्राइस मुझे जस्टिफाई कर। अच्छा, फिर वो बोलेगा चलो मैं इतनी करूंगा, मैं बोलूंगा तेरा कॉम्पिटिटर तो इससे कम कर रहा है तो तू इतनी कर ही नहीं सकता। उसने बोला मैं फिर भी करूंगा, मैंने कहा क्वांटिटी कम कर। क्या कर? अच्छा, जब क्वांटिटी कम करवा रहा हूं ना, इसको हम कहते हैं, उसको कहना कि तुम अपनी प्रोजेक्शन को सेंसिटाइज करो। इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। क्या कहते हैं उसको? मैं कह रहा हूं सेंसिटिविटी लगाओ। सेंसिटिविटी का मतलब यह कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो क्वांटिटी नीचे आएगी। हाँ, मैंने कहा तुम प्राइस उससे भी नीचे रखो, क्वांटिटी बढ़ा दो, क्या हो सकता है? तो वही वाली बात है ना कि रिकवरी होनी चाहिए, तो वो हर जगह से घिर गया। यानी आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि आपने अपने ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मैं चलो तुम्हें एक और सीन भी सिखाता हूं, PIBTL का, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, जिसका मैं ऑडिट की पहले भी एग्जांपल दी है तुम्हें, मैंने जो पूरी कहानी सुनाई थी गोइंग कंसर्न वाली, उसकी प्रोजेक्शन का तुम्हें हिसाब बताता हूं, सुनना। वो करता क्या था, कोल इंपोर्ट होता था और सीमेंट कंपनीज को जाता था। कहानी सुननी है, ये बातें नहीं करनी। कोल इंपोर्ट होकर किसको जाता था? मैंने कहा तुम खेलते हो, मेरी टीम पूरी लगी हुई है, जैसे यही जो तुम्हें प्रोसीजर बताया ना, ये कर रही थी। मैं आया अदर वे राउंड क्या था पता है? वो लड़ रही है मैनेजमेंट से कि तुम्हारी क्वांटिटी गलत है, तुमने सेल्स गलत ली हुई है, ऐसी हो ही नहीं सकती क्वांटिटी। मैंने क्या मैंने पहले देखा सीमेंट कंपनी जहां पे ये कोल जाता है, किसके पास जाता है? अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? सीमेंट। मैंने देखा पैकरा की साइड से, पैकरा की साइड एक रिसर्च साइट है जहां पे पूरी इंडस्ट्री का डेटा होता है। मैंने देखा कि सीमेंट इंडस्ट्री को कितना कोल दरकार है 1 kg सीमेंट बनाने के लिए। मैंने क्या कहा, पूरी सीमेंट इंडस्ट्री की डिमांड उठाई, सीमेंट की डिमांड कितने की? सीमेंट की डिमांड। ये बड़ी अहम एग्जांपल है, सुनना। मैंने सीमेंट की डिमांड को डिवाइड कर दिया कोल से रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, तो मुझे पता लग गया कितने केजी या कितने मेट्रिक टन पूरी सीमेंट इंडस्ट्री को, मैं क्या कह रहा हूं, पूरी कोल चाहिए। अच्छा, मजे की बात, जिस क्लाइंट पे वैल्यूएशन चल रही थी ना, उसने पूरी इंडस्ट्री की डिमांड, अपनी कंपनी तो बाहर में गई,
पूरी इंडस्ट्री की डिमांड से ज्यादा बोला है मैं बेचूंगा। अच्छा अब मैं एनालिसिस लेके बैठा सामने, मैंने बोला अब आओ बात करते हैं, मैं पूरा रेडी। अच्छा ये क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मैं तो अदर वे राउंड आया। मैं कह रहा हूं उस पर कोई लिमिट नहीं है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है कि भाई आप प्रोसीजर परफॉर्म कैसे करते हो, आप वैलिडेट कैसे करते हो, वो हर सिचुएशन में अलग होगा। आगे सुने, जब मैं बैठा तो मैंने बोला भाईजान आपने क्वांटिटी ज्यादा ली हुई है, तो मुझे सीएफओ कहता है सामने से आप कौन होते हैं कहने वाले। मैंने कहा चलो अब एक हिसाब किताब करते हैं। पूरी इंडस्ट्री की डिमांड ऑफ कोल इतनी है। बोला आप नजूमी हैं आपको पता। मैंने कहा भाई पैकर की साइड पे जाओ, पूरी इंडस्ट्री की उठाइए, और मैंने कहा इसमें से मैंने तुम्हारे डेटा को असेस किया है, तुम सारी सीमेंट कंपनीज को कोल नहीं बेचते। 45% था, 45% तुम डिमांड कैटर करते हो, इसका मैं 45% करूं ना तब भी ऑप्टिमम कैपेसिटी है कि पूरी की पूरी बेचो, उसमें से भी तुम्हारी कैपेसिटी यहां है क्योंकि तुम्हारी लिमिट है। तो मैं अपर साइड को भी स्लैश किया, यहां आया, उसको भी स्लैश किया, यहां आया। मैंने कहा इससे ऊपर तो तू जा ही नहीं सकता, उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। अब हमने बोला इंसान का बच्चा बन के गोल बना, ये बनाओ प्रोजेक्शन। उसने बोला तुम हेल्प करो हमारी। मैंने कहा अब आया लाइन पे। मैंने पता है तुम मेरा तरीका देखो कोल की प्रोजेक्शन बनाने का, मैं तुम्हें बताता हूं क्या किया। अब पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक बात तुम सबको समझ आती है कि मैंने क्वांटिटी को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया वहां पे लाके कि भाई क्वांटिटी तो ऊपर जा ही नहीं सकती, मैंने अपर बाहर लगा दिया ना, इससे ऊपर तो तू खेलता रहे, कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी डिमांड ही नहीं है। आगे सुनो ऑनलाइन वालों, यहां तक क्लियर है? आगे सुनो गेम क्या की मैंने बोला आओ मैं तुम्हें हेल्प करता हूं। मेरे पार्टनर ने मुझे कहा इसकी हेल्प करते, बनवा दे पर रीजनेबल। क्या मैंने आइडिया दिया क्योंकि मैं खुद नहीं बना सकता। मैंने कहा एक काम करें, आप ये देखें पूरी मार्केट डिमांड पिछले 4 सालों की कितनी थी और आपका शेयर कितना था, आपका शेयर कितना था। मैंने कहा पैकरा की वेबसाइट ये बता रही है कि फ्यूचर डिमांड कितनी है सीमेंट कंपनी की, उस फ्यूचर डिमांड पे अपना शेयर लगा दो, पप्पू क्वांटिटी आ जाएगी, और सबूत के साथ कि तुमने हिस्टोरिकली इतना केटर किया है, आगे भी इतना केटर। हां इसके अलावा अगर जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट नए किए हैं जो इस शेयर में नहीं है वो अलग से डाल दो जो हमने ऊपर वेरीफाई किया। पहले बताओ कहानी समझ आती है? इस तरीके से मैंने उसकी क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जाके जब ये पूरी, अच्छा पहले बताओ ये कहानी समझ आ गई, क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन आ गई, मैंने तुम्हें वेरीफाई करने का तरीका बता दिया, बेसिक, ये भी बेसिक है, आगे गेम्स आएंगी अभी अलग अलग। चलें पहले बताओ ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन, तो यहां तक क्लियर है? ये बेसिक बात हो गई। अच्छा हुआ ये कि जब हमने इसके कैश फ्लो बनाया ना, अब यहां से एक बात निकलती है, जब हमने इसके कैश फ्लो बनाए तो क्योंकि इतनी सारी अजम्पशंस थी, फिर हमने ना सेंसिटिविटी चेक लगाए कि इतने % से क्वांटिटी कम हो गई तो कैश फ्लो क्या होगा, इतने % से कॉस्ट बढ़ गई तो कैश फ्लो क्या होगा, इतने % से सेल कम हो गई तो कैश फ्लो क्या होगा। ये सारी सेंसिटिविटी लगा के जब हमने देखा, जब वो ड्यू डेट पे पहुंच रहा था तो वो पेमेंट के करीब करीब कैश आ रहा था, पेमेंट के करीब करीब कैश आ रहा था। मैंने बॉस को कहा बॉस देयर इज एन अनसर्टेनिटी, मैं गोइंग कंसर्न पे मना नहीं कर रहा, अनसर्टेनिटी है। तो बॉस मुझे कह रहा अनसर्टेनिटी आकाश कब नहीं होती। मैंने कहा जब इतना कैश आता कि मैं जितनी भी सेंसिटिविटी लगा दूं कैश अवेलेबल है। तुमसे पूछता हूं क्या इन अजम्पशंस के अंदर जो तुम्हारा सवाल होना चाहिए था ना कि सर अनसर्टेनिटी भी तो लाएं, अभी लाए ना, क्या इन पूरी अजम्पशंस के अंदर कुछ अनसर्टेन छुपा हुआ है या बहुत अनसर्टेन छुपा हुआ है? एनीथिंग कैन हैपन। तो क्या मैं तुम्हें यह कहूं कि कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न या डेफर हो चुकी है? अब मैं देख रहा हूं हाँ कि अब कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है। इस बिना पे हमने कंक्लूड किया था कि इस कंपनी में एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा व्हाट इफ, अच्छा अब जब मटेरियल अनसर्टेनिटी आ गई, क्या डू आई नीड टू टेल द क्लाइंट टू डिस्क्लोज इट? व्हाट इफ दैट क्लाइंट डिनाइज? चेंज ओपिनियन पक्का, परवेजिव, क्योंकि अनसर्टेनिटी परवेजिव नेचर की है। अनसर्टेनिटी, अच्छा एक आध छोटी मोटी अनसर्टेनिटी वो नहीं डिस्क्लोज कर रहा तो क्वालिफाइड, डिपेंडिंग अपॉन कि अनसर्टेनिटी किस चीज की है जो डिस्क्लोज नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं यार आप बताओ ना भाई कि सेल्स में कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट में कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है नहीं बिके,
ये सारी चीजें लिखो यार अपने नोट्स में। नहीं लिख रहे हो तो मेरे ख्याल से आप एक ऐसा डिस्क्लोजर ओमिट कर रहे हो जो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, और उसको गायब कर देना आई थिंक इज अ मिसस्टेटमेंट बट ऑफ परवेजिव नेचर। देन व्हाट यू नीड टू डू, कौन सा ओपिनियन, एडवर्स। अच्छा डिस्क्लेम क्यों नहीं कर रहे? सर सबूत है हमारे पास, सारी चीजें कर करा के यहां पहुंचा हूं, सिर्फ मैं इतनी मुसीबत कह रहा हूं कि भाई डिस्क्लोज कर। अगर नहीं कर रहा तो क्या है? मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन नहीं है। पहले बताओ यहां बात समझ आती है? अब एक सवाल जो अहम सवाल है, प्लीज यहां पे फोकस बनाए रखना है। इधर एक सवाल यह है, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मेरी बस यही चाहत है, ये तो नहीं ना? अच्छा खैर आगे, मैं भूल गया था इसलिए मैं कहीं और निकल गया था, सुनो। अच्छा मैंने ये कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये जो भी हमने कार्रवाई की, जो भी काम किया हमने, प्लीज सुनना, वो लव यू टू कह रहा है इधर। अच्छा मैंने ये कहा कि अगर मैंने ये सब किया और कोई अनसर्टेनिटी नहीं दिखी, कोई अनसर्टेनिटी, क्या कोई रिपोर्ट में इंपैक्ट आएगा? हाँ या नहीं आएगा? कैम आएगा? यही क्वेश्चन था, यही आंसर आ गया, देखा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन लगा? ये मैटर सिग्निफिकेंट था या मोस्ट सिग्निफिकेंट? दैट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इन ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। तो आई थिंक देयर वुड बी अ कैम, इवन दो। अच्छा डिस्क्लोजर तो है ही नहीं, तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट पर एक चीज है, आपने कंक्लूड कर लिया कि अनसर्टेनिटी नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आ गई है, लॉग हो गई है। अच्छा अब आपके सवालात लेने से पहले जरा नतीजे की बात करते हैं। इतनी मेहनत की है, नतीजा तो होना चाहिए। अच्छा भाई अब आगे सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ। इधर गोइंग कंसर्न असेसमेंट एप्रोप्रिएट है। अच्छा हमने कहा यहां पे आगे के मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, पहले कहा हमने नहीं करती। रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन कोई मसला, पक्की बात है। अच्छा गोइंग कंसर्न भी अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी आपके सामने है ना, कुछ भी नहीं होगा, और हमने कोई काम वाम भी नहीं किया ज्यादा, तभी कैम वैम भी नहीं है। एग्रीड? चलें ये तो हो गया ये वाला हिसाब किताब। अच्छा मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। केस 1, मटेरियल अनसर्टेनिटी जो है डिस्क्लोज नहीं हुई, क्या करूंगा? डिपेंडिंग अपॉन दी किस नेचर की अनसर्टेनिटी है जो डिस्क्लोज नहीं हुई थी। पहले बताओ कहानी समझ आती है? आगे आ जाओ जी। हमने कहा केस 2, मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज हो गई, सब सही है, यही सीखा था, पक्की बात है। चलें आगे आ जाएं। हमने कहा गोइंग कंसर्न असेसमेंट गलत है, यानी गोइंग कंसर्न ही नहीं है। अच्छा अब हमने कहा अकाउंट्स बनाए गए नॉन गोइंग कंसर्न पे, अनमॉडिफाइड ईओएम आ जाएगा। क्या ये सीखा हुआ है? पक्की बात है। इधर आ जाओ। हमने कहा गोइंग कंसर्न असेसमेंट एप्रोप्रिएट नहीं है, बट उसको मस्ती है, उसने अकाउंट्स क्लियर है, और ये चीज तुम्हारे लिए मैंने यहां पे लगा दी है। इधर एक एक करके तुम लोगों ने बताना है, क्योंकि तुम लोगों के लिए मेहनत की है। इधर देखो इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई, देखो तुम लोगों के लिए समरी है, यही रिवाइज होगा पूरा। इधर इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि डाउट क्रिएट कर रहे हैं एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ। अच्छा यस या नो? अगर नो है तो नो, खत्म। एग्री? यही है ना? इवेंट और कंडीशन ही नहीं मिला, ये 84 पहले बच्चा पूछा था, पहला सवाल ये कर लिया, कुछ भी नहीं मिला तो कुछ भी नहीं करना, ये रहा लिख लिया उसके लिए। आगे अगर मिला तो क्या गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है? अच्छा अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट नहीं है और उसने बना दी है, एग्रीड? अच्छा अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है, फिर अपना सवाल मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? अच्छा नहीं करती तो क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है कि डिस्क्लोज करो अनसर्टेनिटीज, जो कि देखो जब आप आगे जाएंगे ना इंशाल्लाह सीए फाइनल में, वहां पे एक चीज लिखी हुई है, एग्जामिनर ने तुम्हारे पूछी नहीं है आज तक, FAR 2 में भी यही है, वो ये है कि आपने कंक्लूड किया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी देखो नहीं है, पर IS 1 ये कहता है इसमें बहुत सारी जजमेंट इन्वॉल्व थी,
वो जजमेंट जो तुमने लगाई ये कंक्लूड करने के लिए कि गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी, मटेरियल अनसर्टेनिटी, वो भी डिस्क्लोज करो। उस केस में मुझे लगता है यूएम आएगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। इस बात पे फोकस डालने के लिए, रोशनी डालने के लिए कि मटेरियल अनसर्टेनिटी, पर मटेरियल अनसर्टेनिटी इसलिए नहीं है मेरी ये जजमेंट्स हैं, नहीं, डिपेंडिंग अपॉन के आपका फोकस कितना लगा। एग्रीड? तो एक चीज क्या है, मैं तो वो तो आ नहीं सकता, वो हमने कंक्लूड किया, वो बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आ रही है? वापस कह रहा हूं, मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, पर IS1 ये कहता है कि जब आप सिग्निफिकेंट जजमेंट यूज करते हैं ना, ये डिसाइड करने के लिए कि नहीं है, वो भी डिस्क्लोज करो। अगर फ्रेमवर्क दरकार करता है तो क्या उसने सही किया है? यस। कोई मिस स्टेटमेंट एम्फेसाइज करा देना, या अगर ज्यादा फोकस किया था तो कैम। PDCL की रिपोर्ट जाके देखना आज घर पे, कंसोलिडेटेड, कौन सी? मैंने कैम दिया हुआ है। मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी, पर हमने मटेरियल अनसर्टेनिटी को कंक्लूड करने के लिए कि नहीं है, बहुत सारी जजमेंट्स को इस्तेमाल किया था। इसीलिए मैंने क्या दिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के वास्ते देख के आना वो, क्योंकि मैं आपको यहां से कनेक्ट कर रहा हूं उस चीज पे कि वो है। अच्छा, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी? नहीं। अच्छा सर, रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, रिस्क वाला चैप्टर पूरा हो गया है, जानी अभी अल्लाह की कसम समरी, इसके बाद मैं जवाब देता हूं, इधर सुनिएगा। जानी मैंने ये हमेशा बताया कि भाई जो रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया है और पहली बार कर रहा है या वापस से कर रहा है, शुरू से लेक्चर ले, क्योंकि थीम अलग है, लॉजिक्स अलग हैं और सोचने का तरीका अलग है। इसलिए मैं कहता हूं सबके साथ पैटर्नाइजेशन सेम होनी चाहिए। खैर अगेन, पहले बताओ क्या यहां तक बात सही है? अच्छा, और जो PDCL की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसी साल की रिपोर्ट है, 31 दिसंबर 2024 की, पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आप जाके देख सकते हैं, पर प्लीज ये देख के आएंगे। आगे देखो, मैंने कहा अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, कहानी कहां जाएगी? एडिक्वेट रिलेटिंग टू मटेरियल अनसर्टेनिटी दिए हुए या नहीं दिए हुए? अच्छा, अगर तो नहीं दिए हुए, अच्छा मैनेजमेंट अमेंड कर रही है डिस्क्लोजर या नहीं कर रही? पहले बोलोगे ना। अच्छा, अगर अमेंड कर दी है उसने डिस्क्लोजर तो यस पे आ गए, इंक्लूड मटेरियल अनसर्टेनिटी सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, अगर वो नहीं कर रही तो क्वालिफाइड या डिपेंडिंग अपॉन कि किस नेचर की है। तो पहले बताओ क्या ये पूरी कहानी समझ आती है भाई? चलिए जी, दिस वाज ऑल अबाउट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। कल की क्लास में खतरनाक तरीन सवालात होंगे, सही है, जिसमें तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ओपिनियन पे इंपैक्ट है या नहीं है, कौन सा पैराग्राफ आएगा। तो कल CA फाइनल के सवालात होंगे, सही है। मिलते हैं कल, चलें, अल्लाह हाफिज़। ड्राइव अपडेट कर रहा हूँ, लव यू टू जानी।